नमस्कार बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं व्याकरण का विषय वर्ण विचार। आपने वर्ण पहले भी पढ़े होंगे, छोटी क्लासों में भी पढ़े होंगे, बड़ी क्लासों में भी पढ़े होंगे कि वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है। क्या है वर्ण? भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। अर्थात क्या है? अक्षर। वर्ण अक्षर। तो आज हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे और यह विषय आपको आपके पढ़ाई से संबंधित आगे की क्लासों में बहुत ज़्यादा काम आएगा। बड़ी क्लासों में भी आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह अच्छा साबित होने वाला है। तो आइए हम वर्ण विचार पढ़ेंगे। किसी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में इन तीन तत्वों की विशेष आवश्यक रूप से चर्चा या विवेचना की जाती है। कौन कौन से है वो तीन तत्व या तीन बिंदु? एक पहला है वर्ण, दूसरा है शब्द, तीसरा है वाक्य। हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। हिंदी में 44 वर्ण है जिन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं और वो दो भाग है स्वर और व्यंजन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी में कितने वर्ण हैं? 44 वर्ण है जिन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है और वो दो भाग है स्वर और व्यंजन। हम पहला पढ़ेंगे स्वर के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसी ध्वनियाँ, स्वर किसे कहते हैं? ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। अन्य किसी ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर कितने हैं? आपने पहले भी पढ़े होंगे। तो स्वर कितने हैं? 11। स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ और री ऋषि। इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है और वो दो भाग है ह्रस्व एवं दीर्घ, ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, क्या लगता है? कम समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो ह्रस्व स्वर है आ, ई, उ और री ऋषि। ये क्या हमारे ह्रस्व स्वर है। एवं जिन स्वरों के बोलने में अधिक समय लगे उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इन्हें मात्रा द्वारा भी दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? मात्रा के द्वारा। ये दो स्वरों को मिलाकर बनते हैं। जो दीर्घ स्वर है हमारे, वो दो स्वरों को मिलाकर बनते हैं, अतः इन्हें संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वरों को हम और क्या कह सकते हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त कैसे है? कि वो दो स्वरों से मिलकर बने हैं, संयुक्त होकर बने हैं, इसलिए उन्हें हम क्या कह सकते हैं? संयुक्त स्वर कह सकते हैं। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो दीर्घ स्वर है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये क्या है? दीर्घ स्वर है। अब हम स्वरों की मात्रा देखते हैं, दीर्घ स्वरों की या ह्रस्व स्वर दोनों की। स्वरों के मात्रा रूप इस प्रकार है। जैसे ए की मात्रा कुछ नहीं होती। आ की मात्रा ये छोटी वाली की, ये बड़ी की, ये छोटे ऊ की, ये बड़े ऊ की, ए की, आए की, ओ की, आओ की और ऋषि की। ये इनमें क्या लगी हुई है? मात्राएं लगी हुई है। ये इनकी क्या है? मात्रा चिन्ह है। अब आते हैं हम व्यंजन पर कि व्यंजन क्या है। व्यंजन जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती है उन्हें क्या कहते हैं? हम व्यंजन कहते हैं। जब हम का बोलते हैं, जब हम
का बोलते हैं तब उसमें क्या होता है, का और आ मिला होता है। इस प्रकार हर व्यंजन में स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। इन्हें 5 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इन्हें 5 वर्गों में तथा स्पर्श, अंतस्थ एवं ऊष्म व्यंजनों में भी क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। किनको? व्यंजनों को। व्यंजनों को हम 5 वर्गों तथा स्पर्श में, अंतस्थ में एवं ऊष्म व्यंजनों में बांट सकते हैं। जैसे किस प्रकार बांट सकते हैं कि हम पहले स्पर्श व्यंजन में इसको बांटेंगे। स्पर्श व्यंजन क्या है? का, ये पूरा वर्ग आएगा, का खा ग घ ण, च चा छा जा झा न, टा वर्ग आएगा पूरा, ता वर्ग और पा वर्ग। जो ये 25 वर्ण है, जो 25 व्यंजन है, ये क्या है? सारे स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ, अंतस्थ में हम लेंगे य र ला व, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कौन कौन से है? स और हा, ये चारों क्या है? ऊष्म व्यंजन। यानी 4 तो अंतस्थ व्यंजन होते हैं और 4 ही ऊष्म व्यंजन होते हैं। अब संयुक्ताक्षर यानी मिले हुए 2 वर्णों से मिलकर बने हुए व्यंजन कौन कौन से हैं? क्ष, त्र और ज्ञ, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। इन्हें हम संयुक्त व्यंजनों की श्रेणी में रखते हैं। अब आते हैं आगे कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? 11, जो मैंने आपको अभी बताए ऊपर और 33 क्या है? व्यंजन, अर्थात टोटल कितने हो गए? 44। और 3 क्या है? संयुक्ताक्षर, क्षेत्र ज्ञ। वर्णों के अब आते हैं उच्चारण स्थान पर कि वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। यानी वर्ण हमारे कंठ से, हमारे गले से कहाँ से निकलते हैं, उनका स्वर कहाँ से निकलता है। तो आइए हम पढ़ते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। तो इसकी परिभाषा क्या है कि भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और समझने के लिए विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थानों को जानना आवश्यक है कि कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारण, किस वर्ण का कहाँ से उच्चारण होता है। तो वर्ण का नाम हम पढ़ेंगे, पहला उच्चारण पढ़ेंगे हम स्थान कंठ, जिसको हम कह सकते हैं कंठ, कि कंठ से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि कंठ से कौन कौन से वर्ण उच्चारण होते हैं। आ, ये कंठ से होते हैं। पूरा क वर्ग यानी क, ख, ग, घ, ण और विसर्ग, ये सारे इनका सबका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ होगा। आगे उच्चारण स्थान है तालव्य, तालु। तालु से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं? तो तालु से होता है ई, चा वर्ग पूरा, चा छा जा झा न, य और स, ये सब क्या है? तालु से उच्चारित होते हैं। ये सारे वर्ण कहाँ से उच्चारित होते हैं? तालु से। अब आते हैं मूर्धन्य, मूर्धा से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं। तो उनमें है री ऋषि, पूरा टे वर्ग, टे वर्ग में इनके पूरे 5 वर्ण आएंगे, ट ठ ड ढ ण र और स, ये क्या है? मूर्धन्य वर्ण है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ये मूर्धा से निकलते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। अगला उच्चारण स्थान है दंत, यानी जो जब हम बोलते हैं तो जो हमारी जीभ है वो दांतों से टकराती है और उन वर्णों को बोलने पर हमारी जीभ क्या होती है? दांतों से टच होती है, इसलिए हम उनके क्या कहते हैं? दंत व्यंजन कहते हैं। जिनमें कौन कौन सा है? र, पूरा तय वर्ग, ला और स, ये सारे वर्ण दंत व्यंजन कहलाते हैं। अगला ओष्ठ से, ओष्ठ से यानी जब हम बोलते हैं तो हमारे दोनों होंठ मिलते हैं, तो वह कौन कौन से वर्ण हैं जिन्हें बोलने पर हमारे दोनों होंठ मिल जाते हैं। तो वे वर्ण है ऊ, पा वर्ग,
पूरा का पूरा पा वर्ग, पा फा बा भा म, ये क्या है, ओष्ठ वर्ण है, ओष्ठ व्यंजन। अब आते हैं हम नासिक पर, यानी नाक से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन। उनमें है अंग, ण, न, ण, न, म, ये सारे क्या है, नाक से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें नासिका या नासिक के व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ और तालु, जिसे हम कह सकते हैं कंठ तालव्य। ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ ओष्ठ, जिसे हम कह सकते हैं कंठोष्ठ। बा वर्ण का व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंतोष्ठ, क्या कह सकते हैं, दंतोष्ठ। है का उच्चारण स्थान स्वर यंत्र यानी अली जेवा। आगे अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में, अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में विशेष वर्ण का स्थान उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका का भी योग रहता है। अतः अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान उस वर्ग का उच्चारण स्थान और नासिका होगा। क्या समझे कि अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान के साथ साथ, यानी जो वर्ण विशेष है उसका उच्चारण स्थान तो है ही, और साथ साथ क्या है, नासिका का भी योगदान रहता है, नासिका का भी योग रहता है। अतः अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान उस वर्ग का उच्चारण स्थान तो है ही, और साथ में क्या होगा, नासिका होगा। जैसे अंग में कंठ और नासिका दोनों का उपयोग होता है, अंग में कंठ का और नासिका का दोनों का उपयोग होता है, अतः इसका उच्चारण स्थान कंठ और क्या होगा, नासिका होगा, यानी इसका उच्चारण स्थान दोनों ही होगा। अब आते हैं हम उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को 8 भागों में बांटा जा सकता है। ये भी आपकी पेपर में कई बार पूछा जाता है कि उच्चारण के स्थान पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है। तो उच्चारण के स्थान पर व्यंजनों को, व्यंजन वर्णों को 8 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला भाग क्या है, स्पर्शी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा, किससे, फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा वांग यंत्र के किसी अवयव का स्पर्श करती है, वांग यंत्र के किसी अवयव का स्पर्श करती है और फिर बाहर निकलती है, तो क्या कहलाती है, निम्नलिखित व्यंजनों का उच्चारण स्थान बनती है। जैसे निम्नलिखित वर्ण स्पर्शी व्यंजन कहलाएंगे, कौन कौन से है वो वर्ण, इनमें पहला पूरा का वर्ग हो गया, का वर्ग के ता वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया और पा वर्ग हो गया। इनमें अंतिम जो 5वां वर्ण है, जो अनुनासिक वर्ण है, वह शामिल नहीं होगा। आगे आते हैं संघर्षी पर। दूसरा भाग कौन सा है, संघर्षी। संघर्षी में जिन व्यंजनों के उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, तब वायु उनसे घर्षण करती हुई निकलती है, ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं, संघर्ष स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। और वह है स, स, ह, ख, ज और फ। ये क्या है, संघर्षी व्यंजन है। आगे स्पर्श संघर्षी, अगला कौन सा है, स्पर्श संघर्षी। तीसरा भाग है जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है, और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, वे स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। और उनमें आता है 6 वर्ग के चारों वर्ण आते हैं, च, छ, ज और झ। अगला भाग है नासिक।
नासिक भाग में जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश नाक से निकलता हो, यानी जो हमारे व्यंजन वर्ण है 5 वर्ग है क, च, ट, त और प, उनके जो अंतिम वर्ण है अनुनासिक वर्ण वो सारे किस में आते हैं? नासिक में आते हैं। किस में? नासिक में। 5वां भाग है पार्श्व। पार्श्व जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग मसूड़े को छूता है। कौन सा भाग? अगला भाग। और वायु पार्श्व आसपास से निकल जाती है, वे पार्श्विक व्यंजन कहलाते हैं। उनमें केवल एक व्यंजन आता है और वो है ल। कौन सा? ल व्यंजन वर्ण। अब अगले भाग पर आते हैं प्रकंपित भाग, यानी इसमें क्या होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन कराया जाता है वे प्रकंपित कहलाते हैं और उनमें केवल एक वर्ण आता है और वह है र व्यंजन वर्ण। अगला भाग है उत्क्षिप्त। ये अक्सर पेपर में भी पूछ लिया जाता है कि उत्क्षिप्त वर्ण कौन कौन से होते हैं। कंपटीशन की पेपरों की जब होती है एग्ज़ाम कोई भी विषय का और उसमें हिंदी के का अगर व्याकरण से क्वेश्चन आते हैं तो ये महत्वपूर्ण भाग है उत्क्षिप्त वर्ण वाला। इनके उत्क्षिप्त वर्ण कौन कौन से हैं कि जिनके उच्चारण में जिह्वा की नोक झटके से नीचे गिरती है तो वह कौन सा वर्ण होता है? उत्क्षिप्त। यानी उत्क्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ, वह ध्वनि कहलाती है। और उनमें केवल 2 वर्ण आते हैं ड और ढ। ड और ढ वर्ण उत्क्षिप्त ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। अगला है संघर्षहीन। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती है वे संघर्षहीन ध्वनियाँ कहलाती है, जैसे य और ब। इनके उच्चारण में यानी य और ब इनके उच्चारण में स्वरों से मिलता जुलता प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे कि हम स्वरों को बोलते हैं तो वहाँ ज़्यादा जोर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्वरों से व्यंजनों को बोलते समय हमें स्वर का दोगुना जोर लगाना पड़ता है। तो लेकिन य और ब ऐसे वर्ण हैं इनके उच्चारण में स्वरों से मिलता जुलता प्रयत्न ही करना पड़ता है, कोई ज़्यादा प्रयत्न जोर लगाना नहीं पड़ता, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। कैसे? आधा स्वर भी इसके हम कह सकते हैं। आगे आते हैं इसके अतिरिक्त अभी हमने देखा उच्चारण के आधार पर, अब हम देखेंगे आगे स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है और वो 2 भाग है घोष वर्ण और अघोष श्रेणी में भी बांटा जा सकता है। 2 श्रेणियां हैं, घोष और अघोष। अब हम पहला पढ़ेंगे घोष। ये किसके अंतर्गत आते हैं? स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर इन वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, घोष और अघोष के अंतर्गत। तो घोष क्या है कि घोष का अर्थ होता है नाद या गूंज। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज यानी जो स्वर तंत्र में जो कंपन होता है उसे क्या कहते हैं? हम घोष वर्ण कहते हैं। यानी कि जो स्वर तंत्र में कंपन होता है उसे घोष वर्ण कहते हैं। और उन घोष वर्णों में क वर्ग से और च वर्ग यानी क, च, ट, त और प सभी 5 वर्गों के अंतिम 3 वर्ण कौन कौन से? अंतिम 3 वर्ण, जैसे कि हम क वर्ण का लेंगे, क वर्ग का लेंगे तो ग, घ और ण। ऐसे ही प्रत्येक वर्ग के अंतिम 3 वर्ण घोष वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग के अंतिम 3 वर्ण घोष वर्ण कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त स्वर भी घोष वर्ण होते हैं। जो सारे स्वर हैं 11 स्वर वो भी किस में आते हैं? घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं और इनकी कुल संख्या कितनी है? 30 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 30। अघोष वर्ण क्या है? इन वर्णों के उच्चारण में प्राणवायु में कंपन नहीं होता। कंपन यानी गूंज नहीं होती, आवाज़ नहीं होती। अतः कोई गूंज न होने से ये क्या होते हैं?
अघोष वर्ण होते हैं। सभी वर्गों के यानी क वर्ग, च, ट, त और प वर्ग के दूसरे और पहले अर्थात पहले और दूसरे वर्ण यानी क वर्ग का क ख, च वर्ग का च छ, ऐसे प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा तथा ऊष्म व्यंजन स, स आदि सभी क्या है, अघोष है। और इनकी संख्या कितनी होती है, 13 होती है। यानी अघोष वर्ण कितने हैं, 13। और ये कौन से अघोष वर्ण कितने हैं, 30। अब आते हैं हम श्वास वायु के आधार पर वर्णों के भेद। अभी हमने पढ़ा ऊपर भी स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर, तो वो क्या है, 2 भेद है, घोष और अघोष। अब हम पढ़ेंगे श्वास वायु के आधार पर वर्णों के कितने भेद है, तो वो होते हैं कितने, 2 भेद होते हैं और वो होते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अब पहला हम पढ़ेंगे अल्प प्राण। पहला क्या है, अल्प प्राण है। अल्प प्राण में क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में क्या होता है, अल्प प्राण में जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है, कितनी मात्रा में, कम मात्रा में वायु क्या निकलती है, बाहर निकलती है। उनमें कौन कौन से आते हैं अल्प प्राण में, अल्प प्राण में क वर्ग से और च वर्ग भी आता है, क, च, ट, त और प वर्ग। यानी इन 5 वर्गों का पहला वर्ण क्या, पहला, तीसरा और 5वां, यानी जो हमारे 5 वर्ग हैं व्यंजन वर्णों के, उन 5 वर्गों से प्रत्येक से पहला, तीसरा और 5वां वर्ण ये क्या होता है, अल्प प्राण होता है। जैसे क, ग, ण, च, ज, न, ट, ण, ण, त, द, न, प, व, म आदि। यानी ये क्या है, ये प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण है। तथा साथ में य, र, ल, व और सभी स्वर क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। इसमें क्या आ गया, स्वर भी आ गए। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण तो है ही, इसके बाद में इसमें य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे और क्या आ जाएंगे, सारे स्वर आ जाएंगे। और ये क्या कहलाता है, हमारा अल्प प्राण में हो जाते हैं। ये सारे वर्ण किस में आते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं हम अगला भाग, महाप्राण। महाप्राण में क्या होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख विवर से, कितनी मात्रा में, अधिक मात्रा में, पहले क्या था, अल्प मात्रा में यानी बहुत कम मात्रा में, इसलिए उससे क्या कहा हमने, अल्प प्राण। यह है महाप्राण। महाप्राण में क्या होता है, अधिक मात्रा में श्वास वायु मुख विवर से बाहर निकलती है और उन्हें महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का, इन महाप्राण ध्वनियाँ कौन कौन सी है, इसमें आता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। अल्प प्राण में क्या था, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां, और जो बचे थे महाप्राण में आ गए, कौन से बचे थे, दूसरा और चौथा वर्ण। तथा दूसरा चौथा जैसे उदाहरण के तौर पर ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, व इत्यादि। तथा ऊष्म व्यंजन वर्ण स, स और ह, ये क्या आते हैं, महाप्राण में आते हैं। महाप्राण क्या है कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु क्या होती है, अधिक मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहते हैं, महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। अब आते हैं अंतिम अनुनासिक ध्वनियाँ। अनुनासिक ध्वनियों में, अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में नाक का सहयोग रहता है। किसका होता है, नाक का। यानी जो वर्ण नाक से बोले जाते हैं वे सारे अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं, यानी अनुनासिक ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं, जैसे अंग, औ, ई, आदि। इस प्रकार बच्चों आपको वर्ण विचार भली भांति समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।